निम्न में से किसने क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो कौन था क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो कहने वाले थे M.K. गांधी। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। क्या कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसको कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को M.K. गांधी ने कहा था। किसने कहा था? तो M.K. गांधी ने। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमजोर पड़ने लगी, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लगा के 1945, तब मित्र राष्ट्रों की स्थिति जब कमजोर पड़ने लगी, तब मित्र राष्ट्रों के दबाव के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए जब चर्चिल प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने चाहा कि चलो भारत से सहयोग प्राप्त करते हैं। तो मंत्रिमंडल के एक सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा। क्रिप्स ने 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा और युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा, कहा कि जो द्वितीय विश्व युद्ध जीत जाएंगे तो डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा। भारतीय नेता इससे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वे प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सहयोग करके वे धोखा खा चुके थे। तो जो पहला वर्ल्ड वार हुआ था, पहला विश्व युद्ध 1914 से लगा के 1919 या 1918 के बीच में, उसमें इन्होंने वादे किए थे तो इन्होंने पूरा नहीं किया था, तो ये धोखा खा चुके थे, तो इनकी बातों पे विश्वास नहीं किया। इसलिए विभिन्न नेताओं ने इन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। विभिन्न नेता जो भारत के थे लीडर्स, उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि गांधी ने इसे उत्तर तिथिक चेक पोस्ट डेटेड चेक कहा। नेहरू ने कहा कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए हैं। किसने कहा? तो नेहरू ने कहा। क्या कहा? कि उनके पुराने मित्र क्रिप्स शैतान के वकील बनकर आए थे। उनकी यह योजना भारत में अनेक विभाजन के दरवाजे खोल देती है। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो संविधान सभा का गठन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो संविधान सभा का गठन है वो प्रस्तावित किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तावित किया गया था। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को एक डोमिनियन अधिराज्य का एक दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। इसके साथ क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव दिया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए। तो जब कैबिनेट मिशन है, जिसे मंत्रिमंडलीय मिशन कहते हैं, इसके अंतर्गत संवैधानिक सभा के लिए चुनाव आयोजित किए गए। कब आयोजित किए गए? तो जुलाई 1946 में आयोजित किए गए। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु जुलाई या अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित किया गया। अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित किया गया। ब्रिटिश सरकार ने राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल 996 सीटों पर चुनाव लड़ा था। ब्रिटिश जो है राज्य क्षेत्र पर कुल 296 सीटों पर चुनाव, इसमें से कांग्रेस को 208 तथा मुस्लिम लीग को
73 तथा छोटे दल और निर्दलीय दलों को 15 सीटें प्राप्त हुई थी। संविधान सभा का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, जिसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भी भाग लिया। तब कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु जुलाई और अगस्त 1946 में चुनाव आयोजित किया गया है। कब, किसके लिए? तो संविधान सभा के गठन के लिए क्या कराए गए? तो चुनाव कराए गए। कब कराए गए? तो 1946 में। हाँ, 1946 के किस तिथि को? तो जुलाई और अगस्त में कराए गए। जुलाई और अगस्त में कराए गए। ब्रिटिश भारत के राज्य क्षेत्र के लिए आवंटित कुल 296 सीटों का चुनाव हुआ। जिसमें से कांग्रेस को 208 सीटें मिल गईं तथा मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई तथा छोटे और निर्दलीय दलों को 15 सीटें प्राप्त हुईं। संविधान सभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसमें विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों ने भी भाग लिया था। आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्रिप्स मिशन स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 भारत आया था। 1942 में क्या आया? तो क्रिप्स मिशन आया। किसके नेतृत्व में? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। यह इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो। तो इस समय जब क्रिप्स मिशन आया तो भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिनलिथगो था। इसका कार्यकाल कब तक रहा है? तो 1936 से लगाकर 1944 तक। 1936 से 1944 तक रहा है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ, जो लाहौर अब पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे, वहाँ पर हुआ। क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ। कब हुआ? तो 23 मार्च 1940 को हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसकी अध्यक्षता? तो मुस्लिम लीग की। कहाँ हुआ? तो लाहौर में हुआ। कब हुआ? तो 23 मार्च 1940 को हुआ। इस अधिवेशन में भारत ने अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। तो इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस समय भी भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। यहाँ विकल्प में डी नहीं है, इसलिए इसमें प्रश्न थोड़ा सही नहीं है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन की बात की गई थी। इस प्रकार से उत्तर डी सुमेलित होता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या था। निम्नलिखित में से लिखा है कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है इसमें दिया गया है, तो ये आप जानिए। इसमें थोड़ा उत्तर गलत दिया था आयोग ने, जो सही नहीं था। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पारित किया गया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव है, अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया था? तो अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 को कब पारित किया गया? अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा? अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के द्वारा। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की अपनी बैठक 14 जुलाई सन 1942 में एक संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। संविधान महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1942 में। कब? तो 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था?
तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? यहाँ तो विकल्प में कुछ नहीं है, वहाँ 9 अगस्त होना चाहिए था। यहाँ 8 अगस्त की जगह पर क्या होना चाहिए था? 9 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। 7 अगस्त 1942 को मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में, कहाँ पर? बम्बई के 1942 में 7 अगस्त 1942 ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की एक वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्ताव क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया। कब? 8 अगस्त 1942 को। अब भारत ने स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध घोषणा की गई, के प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। आंदोलन प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी एवं अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन के उसमें क्या थी? नायिका थी। अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम अरुणा गांगुली था। तो अरुणा आसफ अली के बचपन का नाम क्या था? तो अरुणा गांगुली था। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया। उसमें इस साहसिक कदम के आंदोलन को ताकत मिली। क्या मिली? ताकत मिली। भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बन गई। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गई ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए एक गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष भी चुना गया। किसको? तो अरुणा आसफ अली कौन थी? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की एक नायिका थी। तो अरुणा आसफ अली के बचपन का क्या नाम था? तो अरुणा गांगुली था। सन 1922 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन कराया तथा उनसे इस साहसिक कदम से आंदोलन को ताकत मिली और भारत छोड़ो आंदोलन में वे पूर्णकालिक सक्रिय कार्यकर्ता बनी। इस आंदोलन के समय वे अपने समाजवादी मित्रों के साथ भूमिगत हो गई ताकि आंदोलन का संचालन करने के लिए उन्हें गुप्त केंद्र बनाया जा सके। सन 1947 में अरुणा आसफ अली को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति का अध्यक्ष चुना गया था। अपने किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया, विभाजित करो यहाँ से जाओ? तो किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने नारा दिया था कि विभाजित करो और यहाँ से जाओ? तो कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन 1943। विभाजित करो जाओ। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। तो 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में कहा कि विभाजित करो और जाओ का नारा दिया था। किसने? तो मुस्लिम लीग ने विभाजित करो जाओ का नारा दिया था।
स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 को हुआ। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 से स्वदेशी आवासीय आंदोलन तो 7 से स्वदेशी तो 7 से 7 और आंदोलन तो 8 कब हुआ? तो 1905 में। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 7 अगस्त 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में हुई। तथा स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो 7 अगस्त 1905। तथा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कितनी हुई? तो 6। कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना 1919 में। तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। कांग्रेस द्वारा स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करना 1929 में। मुस्लिम लीग की स्थापना तो 1906 में। तथा स्वदेशी आंदोलन की स्थापना 7 अगस्त 1905 में की गई थी। फिर अगला देखते हैं पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता कब हुआ? तो पूना समझौता कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को। पूना समझौता तो 26 सितंबर 1932 को बीच हुआ था गांधी और इरविन के बीच। तो पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 26 सितंबर 19 कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को। 26 सितंबर 1932। अगस्त प्रस्ताव कब आया? 8 अगस्त 1940 में। 8 अगस्त 1940 में क्या आया? अगस्त प्रस्ताव। फिर वर्धा प्रस्ताव कब आया? तो 14 जुलाई सन 1942 को। वर्धा प्रस्ताव कब आया? तो 14 जुलाई 1942 को। तथा वेवेल योजना कब आई? तो 4 जून 1945 को। वेवेल योजना कब आई? तो 4 जून 1945 को आई। तो पूना समझौता कब हुआ? तो 16 सितंबर। पूना समझौता कब हुआ? तो 26 सितंबर 1932 को। तो पूना समझौता 26 सितंबर 1932। तथा अगस्त प्रस्ताव कब आया? तो 8 अगस्त 1940। वर्धा प्रस्ताव कब आया था? तो 14 जुलाई 1942। तथा वेवेल योजना कब आई? तो 4 जून 1945 को आई थी। कौन सा इसमें सुमेलित है तो आपको बताना है। तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 1927 में। भारत कब आया था? तो 1928 में। नमक सत्याग्रह 1930 में। गांधी इरविन समझौता तो 1931 में हुआ। बिल्कुल सही है। वेवेल योजना कब हुई? तो 1944 नहीं आई थी। वेवेल योजना कब आई थी? तो 1945 में। भी हमने आपको बताया है। यहाँ लिखा है वेवेल योजना कब आई? तो वेवेल योजना 4 जून 1945 को आई। 4 जून 1945 को। अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल ने भारत के वायसराय बने। भारत के क्या बने? वायसराय बने। तो अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेवेल भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारतीय संवैधानिक गतिरोधों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक विस्तृत योजना बनाई। क्या बनाई? एक विस्तृत योजना बनाई। वे वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। वेवेल योजना की घोषणा कब की? तो वेवेल योजना की घोषणा जून 1945 में की। जून 1945 में की थी वेवेल योजना। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो देखिए पैथिक लॉरेंस ये तो उसके लीडर ही थे। तथा A.V. अलेक्जेंडर ये भी उसके सदस्य थे। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी इसके सदस्य थे। तो लॉर्ड वेवेल जो है कैबिनेट मिशन जिसके अंतर्गत संविधान सभा का निर्माण हुआ और डोमिनियन स्टेट 2 सुझाव लाई थी अपने साथ। तो ये लॉर्ड वेवेल जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे और A.V. अलेक्जेंडर थे तथा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। ये क्या थे? ये कैबिनेट मिशन के
सदस्य थे। ये कैबिनेट मिशन के कौन कौन सदस्य था? तो पैथिक लॉरेंस थे, इसके लीडर ही थे, तथा एबी अलेक्जेंडर थे, तथा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ये तीनों कौन थे? तो कैबिनेट मिशन को क्या कहा जाता है? मंत्रिमंडलीय मिशन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मंत्रिमंडलीय मिशन। इसके द्वारा क्या बना था? तो संविधान सभा बनी थी। जब कैबिनेट मिशन आया तो अपने साथ कितने प्रस्ताव लाया था? तो 2 प्रस्ताव लाया था। एक तो संविधान सभा और दूसरा अंतरिम सरकार। एक संविधान सभा, दूसरा अंतरिम सरकार। संविधान सभा, अंतरिम सरकार। तब कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया था। 24 मार्च 1946 को दिल्ली में आया। इसके अध्यक्ष भारतीय मंत्री लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे और इसके 2 अन्य सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे। लॉर्ड वेबर 1943 में भारत के वायसराय बनकर आए थे। तो लॉर्ड वेवेल कौन था? तो 1943 में भारत का वायसराय बन के आया था। क्या बन के आया था? भारत का वायसराय बन के आया था लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 24 मार्च 1946 को आया। वह स्थान जहां नौसैनिकों ने 1946 में भारत में एक ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर 1946 में नौसेना ने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया था? वो स्थान कौन था? बम्बई, जिसे मुंबई कहते हैं, यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। देखते हैं भाई। तो नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ नौसेना द्वारा? तो 18 फरवरी 1946 को तलवार नामक जहाज पर मुंबई में शुरू हुआ। उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत करते हुए मुंबई के तट पर तैनात जहाज पर जय हिंद और भारत छोड़ो के नारे लिखे और बाद में यह विद्रोह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर दबा दिया गया। क्या किया गया? दबा दिया गया। किसके कहने पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर। निम्नलिखित में से किसने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांत में निहित होनी चाहिए? किसने यह संस्तुत की, मतलब किसने यह प्रार्थना दिया, यह प्रस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित होनी चाहिए? तो कहाँ निहित होनी चाहिए? तो शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिए। किसने कहा था? तो कैबिनेट मिशन ने कहा था। किसने कहा? तो कैबिनेट मिशन ने कहा। किसने कहा? तो कैबिनेट मिशन ने कहा। निम्न में से किसने संस्तुत किया कि समस्त अवशिष्ट शक्तियां प्रांत में निहित होनी चाहिए? तो किसने किया था? तो कैबिनेट मिशन ने किया था। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों अवशिष्ट शक्तियों पर प्रांतों का अधिकार है। तो 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और रिपोर्ट के अनुसार संघ सूची के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों पर अवशिष्ट विषयों पर प्रांतों का अधिकार होगा। निम्न में से कौन सा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था? निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में उसका अधिवेशन हुआ था? तो व्यक्ति कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें कौन सा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का सभापति था? कांग्रेस समिति का सभापति था जब 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने के लिए बम्बई में एक अधिवेशन हुआ था। कहाँ अधिवेशन हुआ था? बम्बई में। कब हुआ था? तो 6 जून 1946 को। काहे पे? कैबिनेट मिशन योजना पर विचार करने। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू तो स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो 6 जून 1946 को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का एक सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। किसे चुना गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? कब अनाउंसमेंट हुआ था?
तो अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ था? तो भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को क्या हुई थी? प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी। कहाँ पर? भारत में हुई थी। तो कांग्रेस द्वारा वायसराय के नवीन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद कांग्रेस के द्वारा जब वायसराय के नवीन प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद 1 अगस्त 1946 को लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। तो 1 अगस्त 1946 को वेवेल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया और 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम सरकार की घोषणा हुई तथा 2 सितंबर 1946 को इसका गठन हुआ। तो 2 सितंबर 1946 को किसका गठन हुआ था? अंतरिम सरकार का। किसने आमंत्रित किया था? तो वेवेल ने। कब आमंत्रित किया था? 1 अगस्त 1946 को। किसको आमंत्रित किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो 24 अगस्त 1946 को क्या हुआ? तो 24 अगस्त 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की गठन की घोषणा हुई थी। लेकिन गठन कब हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को। घोषणा कब हुई थी? तो 24 अगस्त 1946 को। बुलाया कब गया था? तो 1 अगस्त 1946 को। किसके लिए? अंतरिम सरकार के गठन के लिए। किसने बुलाया था? तो लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो संविधान सभा का इसमें कौन सा सदस्य नहीं था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, के.एम. मुंशी भी थे तथा जे.बी. कृपलानी भी हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं तथा के.एम. मुंशी भी हैं तथा जे.बी. कृपलानी भी हैं, जबकि जयप्रकाश नारायण जो हैं इसके नहीं थे। कौन नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, के.एम. मुंशी थे, जे.बी. कृपलानी संविधान सभा के सदस्य थे तथा के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के 7 सदस्य में भी सम्मिलित थे। के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन था? जिसका अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अम्बेडकर। केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना कैबिनेट मिशन आने के बाद हुई। तो जो अंतरिम सरकार की स्थापना कब है? तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुआ। अंतरिम सरकार की घोषणा कब है? तो कैबिनेट मिशन के आने के बाद हुई थी। तो कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए थे। तो जो कैबिनेट मिशन है 1946 द्वारा भारत के लिए कई सुझाव दिए थे, जिसमें एक अंतरिम सरकार की स्थापना करना था जिसे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त हो भी शामिल थे। और कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्ताव को भारतीयों ने स्वीकार कर लिया। इसी के अनुसरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की घोषणा हुई। 1946 में सितंबर 1946 में किसकी घोषणा हुई? तो अंतरिम सरकार। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो 1946 में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो 1946 में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अंतरिम सरकार के मुखिया। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो यह मेरे मृतक शरीर पर से ही होगा। यह कथन किसका? ऐसा कहने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति थे, मरने धरने की बात महात्मा गांधी भाई, इन्होंने कहा था। तो भारत में अंतरिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत का विभाजन के योजना पेश किए तो कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारी मन से इसे स्वीकार कर लिया, किंतु महात्मा गांधी ने इसका विरोध कहा। अगर कांग्रेस विभाजन स्वीकार करती है तो मेरे मृत शरीर पर से ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ विभाजन नहीं होने दूंगा। महात्मा गांधी जी कहते थे। संविधान सभा के निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें एक दो कंफ्यूजन वाले कथन हैं जो सत्य हैं। एक तो कथन में पहला सही, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कौन सा कथन इसमें सत्य है?
यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी कथन सत्य है। फिर बहुल निकाय थे, इसमें बहुदलीय निकाय थे, ये भी कथन सत्य है। फिर 4 नंबर का इसमें कार्य कई समितियों के माध्यम से किया था, ये भी कहा सत्य है। तो कौन कौन से हैं? तो संविधान सभा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसमें वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, ये भी बात सत्य है, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। फिर इसमें यह एक बहुदलीय निकाय था, ये भी बात सत्य है, बहुदलीय निकाय था। इसने कार्य कई समितियों के माध्यम से किया, था, ये भी बात सत्य है। यह प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये गलत है, प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल कोई नहीं था, प्रत्यक्ष मतदान की इसमें बात ही नहीं की गई थी। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। जो संविधान सभा थी जिसके द्वारा भारत का संविधान बनकर तैयार किया गया था, तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, गलत, वयस्क मताधिकार पर नहीं। संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से हुआ था। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका जो निर्वाचन है वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था प्रांत में, तथा इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, ये भी बात सत्य है। इसका गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। और एक सदस्य लगभग 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। जब एक सदस्य चुना जाता था वहाँ की जनसंख्या लगभग 1 लाख होती थी। इस सभा में अनेक दलों का प्रतिनिधि थे। हाँ, इस सभा में अनेक दल जो है प्रतिनिधि थे, अतः यह एक बहुदलीय निकाय थी, बिल्कुल सही, यह एक बहुदलीय निकाय थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और उसने अपने कार्यों के संचालन अनेक समितियों के माध्यम से किया था, उसने अपने कार्यों का संपादन अनेक समितियों से किया था। इस प्रकार से कौन सा उत्तर इसमें सही हो सकता है? तो जो संविधान सभा थी यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, सही है, प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल था, ये बात गलत, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। यह बहुदलीय निकाय था, बिल्कुल सही है, बहुदलीय निकाय था। इसमें कार्य कई समितियों के माध्यम से किए गए थे, कई समितियों के माध्यम से। भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। किसका निर्माण किया था? भारतीय संविधान का। कब किया था निर्माण? किसने? संविधान सभा ने। तो संविधान सभा क्या होती है चलिए जानते हैं। तो कैबिनेट मिशन, जिसे मंत्रिमंडलीय मिशन कहा जाता है, मंत्रिमंडलीय मिशन योजना 1946 के अनुसार जुलाई और अगस्त 1946 में संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव कराए गए। तो जुलाई अगस्त में 1946 में संविधान सभा के लिए जो चुनाव कराए गए, संविधान सभा से क्या बना रहा? तो भारत का संविधान बना, इसे क्या करा होगा? चुनाव करा होगा। कब करा गया? तो जुलाई और अगस्त 1946 में कराए गए। तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक आरंभ होने के साथ हुई। जब संविधान सभा का निर्माण हुआ 9 दिसंबर 1946 को, इसी में प्रथम बैठक भी संविधान सभा की हुई, संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई तथा संविधान सभा द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्णय लिया गया तथा भारतीय संविधान का निर्णय लिया गया। संविधान सभा की बैठक में भारतीय संविधान के प्रारूप पर 8 महीने बहस हुई। कितने महीने? 8 महीने का हुई बहस हुई। किस पर? संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाने के प्रारूप पर। इसके दौरान इसमें संशोधन भी किए गए। संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल अधिवेशन है 11 लिखे हैं, हमें लगता है कुल अधिवेशन जो है 12 हुए थे। कितने हुए थे? तो 12 हुए थे। तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने के उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया। तो कब पारित की? संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था। अच्छा, प्रस्तावित किया गया था। कब प्रस्तावित किया था? तो 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावित किया गया था।
तथा 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, अंगीकृत कर लिया गया, प्रस्तावित कर लिया गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब पारित किया? तो थी 22 जनवरी 1947 को। क्या पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने कब पारित कर दिया? तो 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 के यहाँ का की संविधान सभा की कब है पहली बैठक? कब? 9 दिसंबर 1946 के यहाँ। इसके कुछ दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो 9 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार विमर्श के पश्चात संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। इसकी प्रशंसा करते हुए राजनीतिक विद्वान अर्नेस्ट बार्कर ने कहा है, जब मैं उसे पढ़ता हूँ। किसके बारे में? तो संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को। तथा इसे संविधान सभा ने कब स्वीकार कर लिया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया। कौन भाई इसकी प्रशंसा कर रहा है? तो एक अर्नेस्ट बार्कर विद्वान है, तो प्रशंसा कर रहे हैं। जब मैं उसे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिया गया है उन्हें उद्देश्य का संक्षिप्त और सारभूत रूप से प्रस्तुत करती है। बर्क क्या कहते हैं? जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी इस पुस्तक में जो तर्क दिया गया है उसे उद्देश्य का संक्षिप्त और सारभूत रूप से प्रस्तुत करती है। मैं यह उद्धृत करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे गर्व है कि भारत के लोग अपना स्वतंत्र जीवन प्रारंभ करते समय एक राजनीतिक सिद्धांत को मान्यता दे रहे हैं, जिसे हम पश्चिम की परंपरा कहते हैं, किंतु पश्चिमी तक सीमित नहीं है। भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। किसका? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट। तो भारत के लिए संविधान का निर्माण करने का उद्देश्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में किया गया। तो संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 को संविधान सभा का गठन 1946 में संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 थी नियमित की गई थी, किंतु देश के विभाजन के बाद इसकी संख्या घटकर 299 हो गई। 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान के लिए एक सीट आवंटित की गई। तो संविधान के लिए कितनी सीट आवंटित की गई? तो एक। भारत के लिए संविधान का निर्माण करने के उद्देश्य से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के उद्देश्य से क्या बना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था तथा संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के रूप में किया गया था। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई थी, परंतु जब देश का विभाजन हो गया तब बचे कितने? तो 299 हो गई। अब 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई। भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो भारत में संविधान सभा का निर्माण किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो मंत्रिमंडलीय मिशन, इसी को कैबिनेट मिशन कहते हैं, इसी के तहत हुआ था। तो
तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1946 में हुई थी, 1946 में हुई थी। कौन सी योजना के प्रस्ताव से संविधान सभा की स्थापना हुई? कौन सी योजना के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही संविधान सभा की स्थापना हुई। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार किया गया? तो कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया। भारतीय संविधान निर्मात्री परिषद की प्रथम बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 किसकी बैठक हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर संविधान सभा की पृथक बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी तथा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसे निर्वाचित किया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को किसकी हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक को आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मसमर्पित किया गया। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। तैयार बनकर कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को। आत्मसमर्पित कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनने में लगे थे। भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया। भारत के संविधान को कब अंगीकृत स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत स्वीकार किया गया था। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा के लागू होने की तिथि कौन सी है? तो 26 नवंबर 1950 है। 26 नवंबर 1950 है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे उद्देशिका बोलते हैं, इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका उल्लेख किया गया है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मसमर्पित किया गया। संविधान को अपनाने तथा उसके पूर्ण होने तथा उसको अंतिम रूप देने तारीख 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इस दिन नागरिक तथा अंतकालीन संसद, अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। यद्यपि संविधान के शेष उपबंध 26 नवंबर 1950 को प्रभावी हुए। संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने की तिथि को क्रियान्वित करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ही ग्रहण किया गया है। इस दिन प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? गणतंत्र दिवस। भारत का संविधान किस
भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो भारत का संविधान किस दिन से लागू हुआ रहा है? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950। तो स्वाधीन भारत में संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हुए। तो स्वाधीन भारत पर संविधान सभा में हस्ताक्षर हुए थे। तो कब हुए थे? तो 24 जनवरी 1950 को, जब स्वाधीन भारत था, कहा मतलब स्वतंत्र भारत पर संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हुए थे। तो 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1900 तो हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 दिन मंगलवार, 24 जनवरी कौन था? संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी थी 1950 था दिन मंगलवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। इसी दौरान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया। तो भारतीय संविधान पर कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284 ने किया। पहले 2 ने, फिर 8 ने, फिर 4 ने। पहले 2 ने, फिर 4 ने, फिर 8 ने। 2 ने, फिर 8 ने, फिर 4 ने हस्ताक्षर किया। कब किया? तो 24 जनवरी 1950 को। दिन कौन सा था? तो मंगलवार। इसके अंतरिम राष्ट्रपति कौन बने? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, तो 26 जनवरी को कौन सा दिन था? 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? जो 24 को मंगलवार है तो 25 को कौन सा होगा? तो 25 को बुधवार। तो फिर 26 को क्या हो जाएगा? तो समझ जाइए, 26 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। बुधवार फिर बृहस्पतिवार। संविधान सभा को किसने अधिनियम बनाया था? तो संविधान सभा को किसने अधिनियम बनाया था? तो व्यक्ति तो कोई अधिनियम बना नहीं सकता, तो बचा उत्तर का आपका। तो संविधान सभा ने अधिनियम बनाया था। किसने बनाया था? संविधान सभा ने अधिनियम बनाया था। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं था। तो भारत की जो संविधान सभा थी उसका सदस्य कौन सा नहीं था? तो BN राव इसके सदस्य नहीं थे। तो फिर कौन सदस्य थे? तो VT कृष्णमाचारी थे तथा HC मुखर्जी थे तथा KM मुंशी थे। मुखर्जी से कृष्णमाचारी थे। तो BN राव इसके सदस्य नहीं थे। तो BN राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्होंने संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। इन्हें संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था तथा कृष्णमाचारी राजस्थान से तथा मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल से तथा KM मुंशी जी तो महाराष्ट्र की विधानसभा से चुनाव लड़े थे। तो माँ से मुंशी जी, माँ से महाराष्ट्र। तो मुंशी जी कहाँ से लड़े थे? महाराष्ट्र से लड़े थे। तब मुखर्जी जी कहाँ लड़े थे? मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? मुखर्जी जी पश्चिम बंगाल से लड़े थे। और फिर कृष्णमाचारी कहाँ से लड़े थे? तो राजस्थान से। कृष्ण जी क्या थे? राजा थे। तो कृष्णमाचारी राजस्थान से लड़े थे। ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थे? तो कुल कितनी महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में? तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो कहा कुल संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी थी? तो 15 थी। देखते हैं कौन कौन सी महिलाएं 15 थी संविधान सभा में। इनके नाम इस प्रकार से है। नंबर 1 विजयलक्ष्मी पंडित। कहो विजयलक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृता कौर। कहो विजयलक्ष्मी पंडित। राजकुमारी अमृता कौर। नंबर 3 सरोजनी नायडू। फिर सुचेता कृपलानी। फिर पूर्णिमा मुखर्जी। फिर लीला राय। फिर जी दुर्गाबाई। फिर हंसा मेहता। फिर कमला चौधरी। फिर रेणुका राय। फिर मालती चौधरी। फिर दक्षयानी वेलायुधन। फिर कौन सा है? बेगम एजाज रसूल। फिर एनी मस्करीनी है। फिर अम्बू स्वामीनाथन है।
विजयलक्ष्मी पंडित हैं, राजकुमारी अमृता कौर हैं, सरोजनी नायडू हैं, सुचेता कृपलानी हैं, पूर्णिमा बनर्जी हैं, लीला राय हैं तथा दुर्गा बाई हैं, हंसा मेहता हैं, कमला चौधरी हैं, रेणुका राय हैं, मालती चौधरी हैं, दक्षयानी वेलायुधन हैं, दक्षयानी वेलायुधन हैं, बेगम एजाज रसूल हैं, एनी मस्करीनी हैं तथा अम्ब स्वामीनाथन हैं। मात्र एक मुस्लिम महिला संविधान सभा की महिला सदस्य थी, उसका क्या नाम था? तो बेगम एजाज रसूल। क्या थी? मात्र एक मुस्लिम महिला संविधान सभा की सदस्य कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल हो गया। और फिर आप राजकुमारी अमृता कौर हैं, विजयलक्ष्मी पंडित हैं, सुचेता कृपलानी हैं, सरोजनी नायडू हैं, लीला राय हैं, दुर्गा बाई हैं, हंसा मेहता हैं, कमला चौधरी हैं, रेणुका राय हैं तथा मालती चौधरी हैं, दक्षयानी वेलायुधन हैं तथा बेगम एजाज रसूल हैं, एनी मस्करीनी हैं, अम्ब स्वामीनाथन हैं। ये वही 15 महिलाएं थी। संविधान निर्मात्री परिषद के वैज्ञानिक परामर्शदाता थे। तो संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक निर्माता कौन थे? तो बी.एन. राव। तो अभी तो बताया गया था बी.एन. राव। और बी.एन. राव संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कहाँ के? तो संविधान सभा के। कौन? बी.एन. राव। तो फिर ये क्या थे? तो संविधान निर्मात्री परिषद के संवैधानिक परामर्शदाता थे। संवैधानिक निर्मात्री परिषद मतलब संवैधानिक निर्मात्री परिषद का दूसरा नाम है संविधान सभा। का नाम है संविधान सभा के वैधानिक परामर्शदाता या संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। बी.एन. राव ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। पहलो प्रारूप तैयार करने वाला कौन थो? तो बी.एन. राव थो, जिन पर विचार और परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया था। क्या प्रस्तुत किया था? तो मसौदा। संविधान सभा में संघ संविधान समिति सहित कुछ प्रमुख समितियों का गठन हुआ। मुख्य समितियां तथा इसके अध्यक्ष प्रमुख हैं। तो नंबर 1 देखो, संविधान सभा में संघ संविधान सहित कुछ समितियों का गठन हुआ। तो इस प्रकार से समितियां हैं, प्रमुख समितियां उनके अध्यक्ष हैं। तो प्रमुख समितियां भाई देख लेते हैं, उनके अध्यक्ष देख लेते हैं कौन कौन सी समितियां। तो नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कोई भी देश में कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति हस्ताक्षर न कर दे। तो ये ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। ट्रिक का है, रियल में है कि नियम समिति, तो कोई भी नियम कानून तब तक नहीं बन सकता जबकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर न करे। तो पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो नियम समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसे देश रत्न कहा जाता है। फिर संचालन समिति, तो संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे भी याद कर सकते, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? उसका संचालन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो कौन थे उस समय राष्ट्रपति? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर लिखा है रियासत समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमें रियासत समिति का अध्यक्ष तो हमें सरदार वल्लभ भाई पटेल लगता है, यहाँ पर लिख दिया गया है, तो इसे हम छोड़ देते हैं रियासत समिति। अगला बताते प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। तो जो प्रारूप समिति है उसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आधुनिक भारत का मनु जिसे कहा जाता है वो थे। तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष, तो मूल अधिकार जो हमने अमेरिका से लिए हैं, और अल्पसंख्यक समिति इसका अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष कहा जाता है। तो अल्पसंख्यक और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति, तो संघ की शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो शासन की जो समस्त शक्तियां हैं वास्तविक रूप से किसके हाथ में होती हैं? तो जो भी है वास्तविक रूप से प्रधान को होता है, प्रधानमंत्री। तो पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? संघ शक्ति समिति का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष भी कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तथा प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रांत का कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का विधिक सलाहकार कौन था? तो विधिक सलाहकार कौन था? तो BN राव। जो विधिक सलाहकार थे संविधान सभा के, ये संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, सदस्य नहीं थे। तो भारत में संविधान निर्मात्री सभा के कानूनी सलाहकार कौन था? तो कानूनी सलाहकार भी BN राव थे। कौन थे? BN राव। भारतीय संविधान का वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का वास्तुकार डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को माना जाता है। अधिकांश विद्वान अधिकांश विद्वान भारतीय संविधान को वास्तुकार भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। कुछ विद्वान BN राव को पदवी विभूत करते हैं, लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में इनकी भूमिका देखते हुए ज़्यादातर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही मान्यता दी गई है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल कितने थे? तो कुल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति। तो संवैधानिक सलाहकार BN राव के निर्देश में तैयार भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। तो संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? BN राव के निर्देश में तैयार किए गए भारतीय संविधान के प्रारूप की समीक्षा के लिए एक संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन कौन से थे वह देख लेते हैं। तो नंबर 1 भीमराव अम्बेडकर जो अध्यक्ष ही थे। फिर N गोपाल स्वामी अयंगर। तो दूसरे कौन थे? N गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल स्वामी अयंगर। फिर कहा KM मुंशी। तो फिर KM मुंशी थे। फिर AK स्वामी अय्यर। थे। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे तथा BL मित्रा। तो BL मित्रा, इनके स्थान पर माधव राव सदस्य बने। ये कुछ स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण फिर इनको बनाया गया। तो BL मित्रा के स्थान पर को बना? तो माधव राव सदस्य बने। तथा DP खेतान। तो DP खेतान का खेतान हो गया तो उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके स्थान पर कौन बना? तो कृष्णमाचारी बने। कितने सदस्य थे? कुल सब 7 सदस्य थे। तो अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर कौन थे? तो गोपाल स्वामी अयंगर। फिर KM मुंशी। फिर AK स्वामी अय्यर। फिर सैयद मोहम्मद सादुल्ला। फिर BL मित्रा। तो BL मित्रा के स्थान पर कौन आया था? BL मित्रा के स्वास्थ्य न ठीक होने के कारण उनके स्थान पर आए थे माधव राव सदस्य। माधव आए। तो BN राव के याद कर सकते BL मित्र। तो मित्र के स्थान पर इनकी स्वास्थ्य नहीं ठीक थी, तो माधव जो है इनकी सपोर्ट करने के लिए कौन आया? तो माधव राव सदस्य बने। तथा DP खेतान की मृत्यु के बाद कौन आया था? तो कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। कौन बना था? तो कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष बने? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। किसके बने? तो प्रारूप समिति के। भारतीय संविधान में प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। BR अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। कौन था? तो भीमराव अम्बेडकर थे।
संविधान सभा का सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समितियों में 2 उप समितियाँ थी, मूल अधिकार उपक्रम समिति और अल्पसंख्यक उपक्रम समिति। जे.बी. कृपलानी और एच.सी. मुखर्जी थे। संविधान सभा को विधिक और संवैधानिक सलाहकार किसे माना जाता है? तो बी.एन. राव को माना जाता है। किसे? तो निम्नलिखित में से किसने अपने समापन भाषण में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसना त्रिमूर्ति में नहीं चुना है? तो किसे त्रिमूर्ति में नहीं चुना है भीमराव अम्बेडकर ने? तो देखो, स्वतंत्रता को चुना है तो सबके लिए बहुत जरूरी है, समानता जो है बहुत जरूरी है, भ्रातृत्व जो है बहुत जरूरी है, मिलजुल कर रहना। लचीलापन जो है, संविधान सभा के अपने समापन भाषण में भीमराव अम्बेडकर ने किसे त्रिमूर्ति के रूप में नहीं चुना है? तो लचीलापन जो है नहीं चुना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के समापन भाषण में लचीलेपन के त्रिमूर्ति के अंतर्गत नहीं रखा है। भीमराव अम्बेडकर त्रिमूर्ति में शामिल स्वतंत्रता है, समानता है और भ्रातृत्व है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, इसको समाहित किया है, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। तो भारत में ब्रिटिश, तो बात बिल्कुल सही है। जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में भारत के लिए एक विस्तृत संविधान की व्यवस्था थी। तो भारत में एक विस्तृत संविधान की व्यवस्था थी, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसा ये वाला आंसर जो है ये गलत हो गया है। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल का लक्ष्य। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जिसका लक्ष्य था भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था, जो ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया था। 4 जुलाई 1947 को क्या पेश किया गया था? द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जिसका लक्ष्य क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन करना था। किस इंडिया का? तो ब्रिटिश इंडिया का विभाजन कर संसद में कब पेश किया गया था? तो पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को। 4 जुलाई। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। था। 18 जुलाई को पारित हो गया। 18 जुलाई को पारित होने के पश्चात इस अधिनियम ने भारत शासन अधिनियम 1935 का स्थान ग्रहण किया। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना करना था। निम्नलिखित में से भारत का वायसराय था जब अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ। तो भारत का वायसराय कौन था जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच ब्रिटिश इंडिया का विभाजन हुआ? ब्रिटिश इंडिया। तो लॉर्ड लुईस माउंटेन थे। कौन था? तो लॉर्ड लुईस माउंटेन थे। कौन थे? लॉर्ड लुईस माउंटेन। तो अगस्त 1947 में ब्रिटिश इंडिया भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन, लॉर्ड लुईस माउंटेन भारत के वायसराय थे। 3 जून 1947 को इनके द्वारा प्रस्तुत योजना के कार्यान्वयन के लिए इसे अधिनियमित को पारित किया। निम्नलिखित में से कांग्रेस के माउंटबेटन योजना को अस्वीकार किया था। तो कांग्रेस के जो माउंटबेटन योजना को निम्नलिखित में कांग्रेस सदस्य ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था? जे.बी. कृपलानी ने स्वीकार किया तथा जी.बी. पंत ने स्वीकार किया तथा सरदार पटेल ने स्वीकार किया तथा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वीकार किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने स्वीकार किया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसे स्वीकार किया था। मौलाना अबुल कलाम ने इसे स्वीकार किया। किसे? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। माउंटबेटन योजना को क्या कर दिया मौलाना अबुल कलाम ने? तो अस्वीकार कर दिया। भारत एक गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र कब हुआ? तो 1950 को। कब हुआ? तो 1950 को भारत जो है गणतंत्र हुआ। कब गणतंत्र हुआ? 1950 को गणतंत्र हुआ। संविधान सभा को कुल मिलाकर 12 वर्ष 11 माह। संविधान सभा में कुल मिलाकर
2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक अथक और निरंतर परिश्रम के पश्चात 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण का कार्य पूरा हुआ तथा कुछ उपबंध इसी तारीख 26 नवंबर 1949 को प्रविध हो गए और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रविध हुए। संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है। संविधान के प्रवर्तन की तारीख कहा जाता है इसी तिथि को भारत गणतंत्र हुआ। तो भारत का संविधान कब निर्मित हुआ? तो भारत का संविधान निर्मित कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। अधिनियमित हुआ था भी 26 जनवरी 1949 को। तो आपातकाल के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की और प्रतिबद्धता के अर्थ में उस वक्त सरकार प्रतिबद्ध थी। इसकी अवधारणा का बहुत विरोध हुआ। आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने वचनबद्ध नौकरशाही की वकालत की। इस प्रतिबद्धता का अर्थ था उस वक्त सरकार प्रतिबद्ध थी। उनकी अवधारणा का बहुत विरोध हुआ।